नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कफीम सचान। शुरुआत हेडलाइन से। भारत की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, कुलभूषण को फांसी हुई तो होंगे बुरे परिणाम। विपक्ष की रिहाई के लिए जरूरी कदम उठाने की बात। उत्तर प्रदेश के गांवों में मिलेगी 18 घंटे बिजली। राज्य कैबिनेट का फैसला, गन्ना किसानों को 14 से 120 दिन में होगा भुगतान। हिंसा की आशंका से टला अनंतनाग संसदीय उपचुनाव। राज्य सरकार की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग का फैसला। विपक्ष ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का मांगा इस्तीफा। तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं की गरिमा पर असर। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जवाब, कहा मूलभूत अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश। पंजाब विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प में कई घायल। छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज। और आइए देखते हैं पहली खबर। श्रीनगर में मतदान के दौरान हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने अनंतनाग में लोकसभा उपचुनाव टाल दिया है। यहां कल मतदान होना था, लेकिन अब 25 मई को वोटिंग होगी। राज्य सरकार की हिंसा की आशंका के बाद यह फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार की सलाह के बाद चुनाव आयोग ने अनंतनाग संसदीय उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी है। इस सीट पर अब 12 अप्रैल की जगह 25 मई को मतदान होगा। आयोग के मुताबिक राज्य सरकार ने मतदान के दौरान श्रीनगर जैसी हिंसा की आशंका जताई थी। अनंतनाग से पीडीपी उम्मीदवार तसद्दुक मुफ्ती ने भी चुनाव टालने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। उसने कहा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि चुनाव में हिस्सेदारी उनका मौलिक अधिकार है। लोगों को विश्वास दिलाया जाएगा कि भारत देश में संविधान के अनुसार समान अधिकार सभी को मिला हुआ है। इस अधिकार का आपने उपयोग करना चाहिए और मतदान करना, वोटिंग करना चाहिए। ये पूरा प्रयास होगा। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर अनंतनाग उपचुनाव टालने पर सभी दलों की राय जानी थी। पीडीपी ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का समर्थन किया था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। दोनों विपक्षी दल मौजूदा हालात के लिए पीडीपी बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इससे यही जाहिर होता है पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की फेल हो गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर जो चल रहा है वो भी इसमें नाकामयाब बने हैं। इस दफा जमीनी हालात मौजूदा सरकार के सत्ता में आने से, इक्तदार में आने के बाद से 2-2.5 साल के अंदर अंदर इतने बिगड़ गए कि आज लोग वोट डालने से भी कतरा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। बीते शनिवार को श्रीनगर संसदीय सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। इस दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी। इसमें 8 लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। यहां मतदान का आंकड़ा भी 7% से कुछ ऊपर रहा, जो पिछले 3 दशक में सबसे कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हालांकि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में जो कई राजनीतिक दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की है और चुनाव आयोग पर भी उन्होंने एक तरीके से निशाना साधा है। लेकिन इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ SY कुरैशी साहब हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जिस तरीके से ये फैसला 12 अप्रैल को चुनाव होना, तो उससे पहले इसकी घोषणा, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणा, और वो भी सभी दलों को एक साथ, उनसे बिना बातचीत किया, फिर मैं कहूं कि उनके बिना समर्थन के। देखिए, हालात बड़े अनयूजुअल थे और कई वायलेंस के इंसिडेंट्स हो गए। ऐसी सूरत में ये फैसला तो बिल्कुल लास्ट मिनट फैसला ही हो सकता है ना। पहले से तो इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करके और उससे पूछताछ के तो नहीं कर सकती थी। तो हालात को देखते हुए क्या, ये तो कितने साल बाद हुआ है कि किसी स्टेट में, किसी भी स्टेट में
इलेक्शन के दौरान 8 लोग मर चुके हैं और वायलेंस हो रही है, तो वायलेंस के माहौल में तो इलेक्शन का मुलतवी होना वाजिब है। तो इलेक्शन कमीशन ने बड़े सोच समझ के ही किया होगा और उन्होंने हालात को कंड्यूसिव होने का इंतज़ार करना होता है। अब अगले 1 महीने में काफ़ी वो कंसोलिडेट करेंगे अपनी सारी मशीनरी को। और एक लंबे वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव के दरमियान इस तरह की हिंसा की खबरें आई हैं। कुरैशी साहब, क्योंकि आपने एक लंबा वक्त गुजारा चुनाव आयोग के साथ, अलग अलग राज्यों में देखा हालात, पहले जब बदतर हुआ करते थे फिर धीरे धीरे हालात अच्छे हुए और हर जगह पर बहुत अच्छा मैं कहूँ कि चुनावी माहौल रहा है, लेकिन अचानक किस तरीके के बदलाव, किस तरीके की चिंता के सबब बन सकते हैं? देखिए, ये तो लोकल हालात पर ही मुनहसर है कि वहाँ पे अगर चुनावी बंदोबस्त के बावजूद जहाँ पे 178 के करीब एक्स्ट्रा कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगाई गई, जो सेंसिटिव बूथ को कवर करने के लिए हम हमेशा लगाते ही हैं, तो उसके बावजूद भी ये जो वायलेंस के इंसिडेंट हुए, तो ऑब्वियसली सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है ऑन द ग्राउंड पे और उसको पहले सुधारना लाजमी हो जाता है और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया होगा और मुझे तो ये माकूल ही लग रहा है। और कृष्ण साहब, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पीडीपी का 24 घंटे के पहले एक बयान आया, चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए, उसके बाद चुनाव आयोग का फैसला आया और विरोधी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ वहाँ पर सरकार के निर्देश पर हो रहा है। मैं आपसे, जो कानूनी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग किस तरीके से निर्धारित करता है तथ्यों के आधार पर चुनाव का कैंसिल करना है, अगर उसको डिले करना है, पोस्टपोन करना है, वो क्या वो तमाम चीज़ें होती और किस तरह की प्रक्रिया होती है ये? नहीं, देखिए, ये तो बीच बीच में आता है कि जी फला के कहने से कर दिया, फला के कहने से कर दिया और गवर्नमेंट, पीडीपी गवर्नमेंट ने भी ज़रूर कुछ कहा होगा, उनको भी राइट है, दूसरी अपोजिशन को उस पर इतराज़ करने का भी राइट है। इलेक्शन कमीशन तो सभी पक्षों को सुनता है, सभी पार्टीज को सुनता है और अपने आप असेसमेंट, उनके कितने ऑब्जर्वर्स वहाँ लगे होंगे, कितनी मशीनरी वहाँ तय है, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। क्योंकि इलेक्शन के दौरान वायलेंस तो आप देख रहे हैं कि कम से कम 10-15 साल से पूरे देश में जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। 2 बिल्कुल। इलेक्शन तो 2008 और 9 में मेरे ज़माने में भी हुए थे और इतने पीसफुल के पूरे हिंदुस्तान में नहीं थे। तो ऐसे हालात के जहां वाकई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है, लोगों की जानें जा चुकी हैं इलेक्शन की वजह से और इलेक्शन के दौरान अगर जान जाने का खतरा हो, उसको तो सबसे पहले टैकल करना ज़रूरी बनता है। और एक जो उपचुनाव हुआ श्रीनगर लोकसभा सीट में, जहां पर हिंसा हुई और वहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, उसको लेकर अब ये कुछ पार्टियां वहां पर कह रही कि इसको भी कैंसिल कर देना चाहिए या इस तरीके की बातें हो रही हैं। आपके नज़रिए से क्या कोई ऐसे पैरामीटर की ज़रूरत है जहां पर कहा जाए कि मिनिमम वोट परसेंटेज इतना हो, उसके बाद उसे वैलिड माना जाए, या फिर लोकतंत्र में जिन लोगों ने आगे बढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है, हिंसा और तमाम विरोध के बावजूद, वो भले ही प्रतिशत में कम हो लेकिन उनके जज्बे को देखते हुए उसे कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर वोटिंग टर्नआउट कम है तो पोल दोबारा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। वोटर टर्नआउट कितना भी हो, 5% और 2% भी हो, तो ये तो करना पड़ेगा, इलेक्शन गोज हेड। लेकिन अभी मैं देख रहा था टीवी पे ही कि 38 पोलिंग स्टेशन में रीपोल ऑर्डर किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इस बीच में और मजबूत हो गई होगी और लोगों में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वहाँ जाएंगे तो मार पिटाई और वायलेंस का खतरा नहीं है, तो शायद वोटर टर्नआउट उन 38 पोलिंग स्टेशन की वजह से कुछ और बढ़ जाए। और आपको लगता है कि हालात जिस तरीके के हैं, और या फिर किसी भी उपचुनाव या फिर मैं कहूँ कोई भी चुनाव हो, उससे पहले जो स्थानीय हालात हैं उसके मद्देनज़र ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होना चाहिए? कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि जब इस तरह के हालात थे तो फिर जो श्रीनगर उपचुनाव हुआ उसको भी स्थगित करना चाहिए था, पोस्टपोन कर सकते थे। नहीं, देखिए, ये तो बाद में तो हर्षद वाइज हो जाता है जब इलेक्शन कमीशन ने डेट्स लिए रखी होंगी। सारी पार्टियों को कंसल्ट करके ही डेट रखी जाती हैं। जब कमीशन जाती है स्टेट में, एक एक पार्टी को, एक वक्त में एक पार्टी को बुला के उनसे समझना चाहती है कि उनकी राय में इलेक्शन कब होने चाहिए, कितने फेज में होने चाहिए, क्या बंदोबस्त होने चाहिए, उनकी चिंताएं क्या हैं, उनको किसी स्टाफ पे तो शक नहीं है जिसका बदलना ज़रूरी है,
ये हर पार्टी आगे अपने अपने कंसर्न रखती है। उस बेसिस पर और जो हमारे अपने ऑब्जर्वर्स हैं, हमारी अपनी इलेक्शन मशीनरी है, सारे डीएम है, एसपी हैं, उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, उसको देख के जिस वक्त डेट रखी गई होंगी तो सोच समझ के रखी गई होंगी। लेकिन अब ये कि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो है कि बस एक दफ़ा जो डेट तय हो गई उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हालात बिगड़ जाएंगे। तो डेट चेंज करने का हक है इलेक्शन कमीशन को, और रोज़ रोज़ तो करती नहीं है। बहुत ही कुछ हालात उनको गंभीर लगे होंगे, इस वजह से उन्होंने उसको मुलतवी किया। मैं समझता हूँ इलेक्शन की जजमेंट पे हम सबको ट्रस्ट करना चाहिए। उनके पास सबसे ज़्यादा कंप्लीट इंफॉर्मेशन उन्हीं के पास होती है, जी जी, जो जिस बेसिस पर उन्होंने ये फैसला किया। सर कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, इस मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल, सत्य और अहिंसा का गांधी ने किया सफल प्रयोग। आज भी प्रासंगिक गांधी के विचार। देखिए देश देशांतर, रात 8:30 बजे। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने का आज सड़क से लेकर संसद तक विरोध हुआ। संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को चेताया कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी दी गई तो दोनों देशों के रिश्तों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि जाधव बेकसूर हैं और भारत सरकार उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाकर मदद करेगी। क्वेश्चन 406। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को चेताया है कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी हुई तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर सीधा असर पड़ेगा। The government and people of India would view very seriously the possibility that an innocent Indian citizen is facing death sentence in Pakistan without due process and in violation of basic norms of law, justice and international relations. I would caution the Pakistan government to consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. इस मुद्दे पर राज्यसभा में बयान देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उसका ट्रायल महज एक दिखावा है। उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या की कोशिश करार दिया। Our position on this matter is very clear. There is no evidence of wrongdoing by Shri Jadhav. If anything, he is the victim of plan that seeks to cast aspersions on India to deflect international attention from Pakistan's well-known record of sponsoring and supporting terrorism. सभी पार्टियों के सांसदों ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई और सरकार से कुलभूषण जाधव को न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर जोर दिया। जो काम पाकिस्तान खुद करता है हमारे देश में, वही इल्जाम हमारे पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो वहां की फौज ने किया वो तो किया है, तो क्या हमारी सरकार उसमें पूरी मदद करे कि ऐसे वकील उसके पास हों जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी वहां की सुप्रीम कोर्ट में उसकी पूरी मदद करें। हमारे यहाँ तमाम आतंकवादी बंद हैं, हम उनको पाल रहे हैं, पोत रहे हैं, उनकी खातिर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक जाधव को उन्होंने हिंदुस्तान का एजेंट बनाकर फांसी की सजा सुना दी, ये एक देश को चैलेंज है। पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति बहुत खराब है। विदेश मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए भारत सरकार किसी भी हद तक जाकर मदद करेगी। विदेश मंत्री ने कुलभूषण जाधव के परिवार के संपर्क में होने की बात कही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के मुद्दे में आज लोकसभा भी उठा और सभी दलों ने पाकिस्तान के इस कदम की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री के साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को भरोसा दिया कि कुलभूषण को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
लोकसभा में मंगलवार को सभी दलों ने पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले पर गुस्सा जाहिर किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे ये फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी। इससे पहले सदन की कार्यवाही की शुरुआत होते ही तमाम दलों के सदस्यों ने कुलभूषण जाधव की फांसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग की। साथ ही कुलभूषण जाधव की जान बचाने के लिए कदम उठाने की मांग की। अगर कानून और न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं होता तो भारत के लोग इसे सोची समझी हत्या समझेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे उच्चायों को जानकारी तक नहीं दी गई कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल चल रहा है। पूरी कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तानी शहरी की सबसे पहली जान बचाई जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि 13 मरतबा हमने कोशिश की, काउंसलर सर्विस को उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है बल्कि एक बनाना अदालत है। Since the Pakistan government did not and were not able to prosecute him in a normal court, his trial was held secretly in a military court. Indian government take necessary action and see this kind of incident must not take place. Our relationship with Pakistan, India must not but I request our embassy and other people take necessary action and save our Indian citizens. Right. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपने खिलाफ युद्ध छेड़ने और जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दी है। जाधव को 3 मार्च 2016 को पकड़ा गया था। सैन्य अदालत में उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस चला। रविंद्र सिंह चौरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मृत्युदंड से बचाने के लिए भारत कई मोर्चों पर काम कर रहा है, जिसमें कूटनीतिक और राजनीतिक उपाय शामिल हैं। इसके अलावा भारत कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए सरकार सबसे पहले संसद में एक प्रस्ताव पेश करेगी, जिसे आम सहमति से पारित राजनीतिक एकजुटता का संदेश पाकिस्तान को दिया जाएगा। कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत को पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। Diplomatic pressure and pressure by some other friendly countries related to Pakistan. But all depends who's really in charge there. There's the military or Nawaz Sharif. कुलभूषण जाधव सजा के खिलाफ सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के सामने 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। यहां से भी राहत नहीं मिलने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति मामून हुसैन से माफी के लिए दरख्वास्त करना होगा। इसके अलावा भारत चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी इस मामले को लेकर जा सकता है। Maximum sentence cannot possibly be given for this kind of an offense. Yes, you will go ultimately to the international court. दिल्ली सहित भारत के कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ और कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को पाकिस्तानी उच्चायुक्त के सामने भी गुस्सा जताया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को आज सिलेक्ट कमेटी को भेजने का फैसला लिया। लोकसभा से पारित हो चुके इस बिल पर पूरे विपक्ष ने आपत्ति जताई थी और इसे गहन चर्चा के लिए सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव करेंगे और आगामी संसद सत्र के पहले हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। विपक्षी दलों ने पिछड़े वर्गों की कुछ जातियों के आरक्षण के लाभ से वंचित होने की आशंका जाहिर की थी। हालांकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि राज्यों के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। SC/ST आयोग की तरह ही OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग लंबे समय से होती रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि साल 2014 में देश भर में पत्रकारों पर हमले की 114 वारदातें हुई। इनमें 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2015 में ऐसी 28 घटनाएं सामने आई और 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज
गंगाराम अहिर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पत्रकारों की ओर से सुरक्षा के आवेदन आते हैं और उनकी जांच के बाद जरूरी कदम उठाए जाते हैं। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और इसीलिए राज्य सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हमले का शिकार होने वाले पत्रकारों या उनके परिजनों को आर्थिक मदद देने का कोई प्रावधान नहीं है। भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में ये एम्प्लॉयर होते हैं, इस एम्प्लॉयर की मुआवजा देने का प्रावधान संबंधित ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और कोई अपने देश में या किसी राज्यों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि पत्रकारों की ऐसे हत्या होने के बाद उनके परिवार को कुछ मुआवजा अलग से दिया जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों में हर दिन 18 घंटे बिजली देने का ऐलान किया है, तो वहीं तहसील और बुंदेलखंड में 20 घंटे बिजली मिलेगी। जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली की बात कही गई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज ये फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिया है कि वो खराब ट्रांसफार्मर तुरंत बदले। गन्ना किसानों को वर्तमान बकाया 14 दिन में मिलेगा। पुराना बकाया निपटाने की अवधि 120 दिन तय की गई है। सरकार ने आलू की सरकारी खरीद करने का भी फैसला किया है। सरकार 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदेगी और ये 187 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगा। सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश जारी किए हैं कि वो खरीद केंद्र अपने अपने जिलों में जहां जहां आवश्यकता है, किसानों की जहां मांग है, वहां स्थापित करें और वो किसानों से उनका जो आलू है वो खरीदने का काम करें। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 3 तलाक, निकाह, हलाला और बहुविवाह मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर और गरिमा पर असर डालते हैं और उन्हें संविधान में मिले मूलभूत अधिकारों से वंचित रखते हैं। सरकार ने अपने पिछले रुख को दोहराते हुए कहा है कि प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों और दूसरे समुदायों की महिलाओं की तुलना में असमान और कमज़ोर बना देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च को कहा था कि मुस्लिमों में 3 तलाक जैसी प्रथाएं अहम मुद्दा हैं और इनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं और संवैधानिक पीठ इन्हें चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 11 मई को करेगी। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट से कहा था कि मुस्लिमों की इन प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता। चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में आज फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया। छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें हुई और पुलिस के मुताबिक छात्रों ने पथराव भी किया। इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें की। झड़प में पुलिस के 6 जवान घायल हुए जबकि कुछ छात्रों को चोट आई है। कुछ छात्रों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। पुलिस ने दंगा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामले दर्ज किए हैं। रविवार को विश्वविद्यालय ने सभी पाठ्यक्रमों की फीस में 12.5% की बढ़ोतरी का फैसला किया था। इससे 2000 से लेकर 82,000 रुपये तक फीस बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये फीस जो बढ़ाई है वो वापस हो, तो इसके संबंध में ये अथॉरिटीज़ से टाइम टू टाइम कांटेक्ट करते रहे हैं। तो इन्होंने आज की ये जो कॉल दे रखी थी, तो इस पे इन्होंने उस चीज़ के संबंध में अपने आप को काफ़ी वायलेंट रूप में अपने आप को पेश किया। सीबीआई ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। जैन पर आरोप है कि 2015-16 के दौरान लोक सेवक रहते हुए वो प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 4.63 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ये मामला नया बेनामी लेन देन निषेध कानून के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से सीबीआई को भेजा गया था। हालांकि सत्येंद्र जैन इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। राज्यसभा में चंपारण सत्याग्रह की 100वीं सालगिरह पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी के योगदान को याद किया गया। सभापति मोहम्मद हमीद अंसारी ने कहा कि सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी ने पहली बार असहयोग आंदोलन का संदेश दिया था। यही आंदोलन आगे जाकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में अहम साबित हुआ। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से बापू ने उन किसानों की आवाज़ उठाई थी जिन्हें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने
पर्याप्त मुआवजे के बिना नील की खेती करने को मजबूर किया था। We also recall with pride and gratitude the sacrifices made by Mahatma Gandhi and other leaders in the freedom struggle and pledge to endeavor to make their vision of an equitable and just society for all categories of citizens a reality. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।